हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के केमिस्ट्री के जो चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक के ऑब्जेक्टिव से संबंधित ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 74 तक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक सूत्रों में अंतर होता है। CH2 का, CH3 का, CH4 का या CH का। तो इसमें अंतर CH2 का होता है, इसलिए 46 का सही ऑप्शन जो है वह ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। कह रहा है कि का जैव शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जैव शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बोलर, बर्जिलियस, कोल्वे या बुर्ज में से बर्जिलियस ने किया था, इसलिए 47 का सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 में कहा था कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या क्या होता है। तब प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है वह ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन, एथेन में से मेथेन हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर 48 का बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन युग्म समवायी है। समवायी का मतलब होता है कि जिसके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो। तो दिए गए जो भी ऑप्शन है उसमें आप ऑप्शन सी को देख सकते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या जो है वह 2 है इधर भी और उधर भी, यानी कि C2H5OH में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इधर भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसलिए दिए गए विकल्पों में सही विकल्प जो है वह सी हो जाएगा, इसलिए 49 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी होगी। तो एथेन का जो आणविक सूत्र है वह C2H6 है। तो 6 हाइड्रोजन से 6 आबंध और 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक आबंध, यानी कि कुल मिला के इसमें 7 सहसंयोजक आबंध हो जाएंगे, इसलिए 50 का सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 51 को आप देख सकते हैं। कहा था कि 51 में खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है। ईंधन पूरी तरह से नहीं, ये भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आद्र है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है तो धुआं उत्पन्न होता है और इससे बर्तन जो है वह काली होने लगती है, इसलिए 51 का सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या होता है। CH3 ये क्लोरोमेथेन का होता है। CH2 Cl2 ये मेथिल डाइक्लोराइड का होता है। CHCl4 जो है वह क्लोरोफॉर्म का होता है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है, इसलिए 52 का सही उत्तर जो है वह सी हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 53 को देख सकते हैं। कह रहा है कि निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में एक त्रिअबंध होगा। तो एक त्रिअबंध वाला एल्काइन होता है। पहला देख रहे हैं CH4 वह एल्केन हो गया, C2H6 ये भी एल्केन हो गया, C3H4 ये जो है वह कार्बन के दुगुना से हाइड्रोजन की संख्या 2 कम है, इसलिए इसकी जो संख्या ये जो है वह त्रिअबंध हो जाएगा इसमें, यानी कि 53 का सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद 54 में कहा था कि दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं बच्चों। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्कील। तो दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्कीन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि साबुन की प्रकृति कैसी होती है। अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पढ़ाया गया है कि साबुन की जो प्रकृति होती है वह वास्तव में वह क्षारीय होती है, इसलिए 55 का सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में किसकी सफाई क्षमता कठोर जल तथा मृदु जल दोनों में समान होता है। साबुन की, अपमार्जक की, दोनों की, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो आप जानते हैं कि साबुन जो है वह कठोर जल में पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए उसकी सफाई क्षमता घट जाती है। जबकि अपमार्जक जो है वह कठोर जल हो या मृदु जल हो, दोनों में एक समान झाग उत्पन्न करता है और सफाई क्षमता भी उसकी एक समान ही होती है, इसलिए 56 का सही उत्तर बी हो जाएगा, अपमार्जक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, कार्बनिक यौगिकों का गुण किस पर निर्भर करता है। क्रियात्मक समूह पर, हाइड्रोकार्बन पर, हाइड्रोजन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, क्रियात्मक समूह पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही क्रियाशील समूह हो तथा 2 क्रमागत यौगिकों में CH2 का अंतर हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे समजातीय श्रेणी, विजातीय श्रेणी, कार्बनिक श्रेणी, या इनमें से सभी। तो उसको हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं समजातीय श्रेणी। तो 58 का सही उत्तर जो है वह ए हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 59 को देख रहे हैं कि कार्बन के किस अपरूप की खोज जो है वह कुछ वर्ष पहले हुई है। तो हीरा के, ग्राफाइट के, फ्लोरीन के, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोरीन की इनमें से सभी दिया है चौथा ऑप्शन में। तो फ्लोरीन की जो
फ्लोरीन जो कार्बन का अपरूप है, वह उसकी खोज वह हीरा और ग्रेफाइट के बहुत बाद में हुई है, इसलिए 59 का सही उत्तर जो है वह सी हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 को। क्वेश्चन नंबर 60 को आप देख सकते हैं, कहते हैं कि फ्लोरीन की खोज हेरोल्ड क्रोटो और रिचार्ड स्माले ने कब किया? 1985, 86, 87 या 88। तो इसकी खोज जो है 1985 में हुई थी, इसलिए 60 का सही उत्तर जो है वह ए हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 61, किसकी संरचना फुटबॉल के आकार का होता है? हीरा के, ग्रेफाइट के, फ्लोरीन के, इनमें से सभी का। तो फ्लोरीन के जो वह आकार है वह फुटबॉल के जैसा होता है, इसलिए 61 का सही उत्तर जो है वह सी हो जाएगा। 62, कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? तो +4, -4 या +-4 या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन की संयोजकता जो है वो +-4 होती है, इसलिए 62 का सही उत्तर सी हो जाएगा। वह 63, सहसंयोजक आबंध कितने प्रकार का होता है? ध्रुवी, अध्रुवी, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सहसंयोजक आबंध जो है वह ध्रुवी तथा अध्रुवी दोनों प्रकार का होता है, इसलिए 63 का सही उत्तर जो है वह ए तथा बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 को आप देख सकते हैं। 64 में कह रहा है कि NH2 की अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है। तो NH2 अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का क्या नाम है प्यारे बच्चों? तो एमिनो, नाइट्रो, कीटोन या एल्कोहल। तो इसका जो नाम है वह एमिनो है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो घटाव जैसा आप देख रहे हैं माइनस जैसे चिन्ह, वह वास्तव में वह क्या है? तो वह एकल बॉन्ड है। उसके बाद कह रहा है कि NO2 अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है नाइट्रो, एमिनो, कीटोन या हाइड्रोक्सिल। तो इसका सही उत्तर जो है प्यारे बच्चों वह नाइट्रो हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 66 में एथीन का साधारण नाम क्या है? एथीन का साधारण नाम क्या है? तो एथीन का साधारण नाम एथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपिलीन या इनमें से कोई नहीं। तो एथीन का साधारण नाम जो है वह एथिलीन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एथिलीन होता है। इसके बाद यानी कि इस तरह से 66 का सही ऑप्शन जो है वह ए हो जाएगा। उसके बाद कहा था कि एथाइन का साधारण नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 में कहा था कि एथाइन का साधारण नाम क्या है? सर इसमें तो एसिटिलीन, एथिलीन, प्रोपीन इनमें से कोई नहीं। तो एथाइन का साधारण नाम जो है वह एसिटिलीन होता है। उसके बाद कहा था कि एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या एथिल अल्कोहल या सभी। तो एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम जो एसिटिक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। इसलिए 68 का सही ऑप्शन जो है वह ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 को आप देख सकते हैं। कह रहा है कि मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल, मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल इनमें से सभी की नहीं, इनमें से सभी। मेथेनोइक अम्ल का जो साधारण नाम है वह फॉर्मिक अम्ल होता है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 70 को देख सकते हैं कि एथेनॉल का साधारण नाम क्या है? एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, अल्कोहल या इसमें से सभी। तो प्यारे बच्चों एथेनॉल का जो साधारण नाम है वह हो जाएगा एथिल अल्कोहल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही ऑप्शन होगा वह ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि मेथनॉल का साधारण नाम क्या है? मेथनॉल का साधारण नाम क्या है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल इनमें सभी। तो मेथनॉल का जो साधारण नाम है वह मेथिल अल्कोहल होता है, इसलिए 71 का सही ऑप्शन जो है वह ए हो जाएगा। उसके बाद 72 प्रोपाइन का साधारण नाम क्या है? प्रोपाइन का साधारण नाम मेथिल एसिटिलीन, प्रोपेनोइक अम्ल या प्रोपेनॉल या इनमें से सब। तो प्रोपाइन का साधारण नाम जो है वह मेथिल एसिटिलीन होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 72 का सही ऑप्शन जो है वह ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किस रंग का होता है? तो 73 का सही उत्तर जो निकाल है मोमबत्ती की लौ के बाहरी भाग किस रंग का होता है? नीला, पीला, लाल या काला। तो प्यारे बच्चों इसका जो बाहरी भाग होता है वह वास्तव में वह नीला रंग का होता है, इसलिए 73 का सही ऑप्शन जो है वह ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 74 जो कि लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन की परमाणु संख्या आप जानते हैं कि 6 होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला कोष में 2 गो और दूसरा कोष में जो शेष 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह दूसरे कोष में चले जाते हैं, इसलिए कार्बन के जो सबसे बाहरी कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएगी। तो 5, 6, 4 या 2 में से सही ऑप्शन जो है वह सी हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन।
इस तरह से हम लोग जो है इस वीडियो में वह क्वेश्चन 46 से लेकर 74 तक सभी प्रश्नों को डील कर लिया है। आप दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में इससे बाहर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। इसी तरह से सभी जो इससे पहले जो चैप्टर है वह 1 और 2 3 का भी अपलोड नहीं है धातु का। उससे पहले जो 1 और 2 है रासायनिक अपक्रिया समीकरण और अम्ल क्षारक और लवण दोनों का ऑब्जेक्टिव अपलोडेड है। कल या परसों में ये धातु का भी कर देंगे। इसके बाद जो है वह तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का भी कर देंगे। तो यह सभी वीडियो देखकर आप यदि ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं तो आपका 100% जो है स्कोर कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव में श्योरली। तो इसलिए प्यारे बच्चों फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छा से अपनी तैयारी को करते रहिए। थैंक यू।